नमस्कार, जय हिंद। कह रहे हम कि सर दिखाई दे नहीं रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद कर रहे हैं तो ये लीजिए, मैं दिखाई दे दिया। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। बिहार प्रेस क्लास स्टार्ट ही हो चुका है, आपको पता भी है। पहली क्लास आप लोग को मिल भी गया होगा, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया है, तो मैं इस क्लास को अब कंटिन्यू ही रखूंगा, है ना। सबसे पहले मैं आपको पॉलिटी कवर करा दूंगा। पॉलिटी में हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया है और मैं आपको ये भी बताया हूं कि ये जो क्लासेस दे रहे हैं इसके अलावा और भी क्लास दूंगा। जैसे मौलिक अधिकार का एक वीडियो तो मैंने डिटेल में दे दिया। मौलिक अधिकार से अब जो क्वेश्चंस बनेंगे उस क्वेश्चंस का रिवीजन भी मैं कराऊंगा, इस वीडियो में नहीं, मतलब कुछ ये क्लास करा लेने के बाद कराऊंगा, है ना। तो आज का जो है टॉपिक वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, जिसे डीपीएसपी भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, यह राज्य के निर्देशक तत्व। जैसे हमने मूल अधिकार, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल विस्तार में हम लोग इसको पढ़ेंगे। विस्तार में इसलिए पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि पढ़ा तो आपने अब तक बहुतों बार है, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आते हैं तो कहीं ना कहीं आप विचलित, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो जब हम डिटेल से पढ़े रहेंगे तो ये सारी समस्या जो है यह हम लोगों के सामने नहीं आएगी। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक दरख्वास्त है आपसे कि अगर वीडियो को शेयर नहीं किए तो देख रहे मुंगेरी लाठी, है ना, यही है वो मुंगेरी लाठी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप लोगों से हम और तो कुछ लेते नहीं हैं दक्षिणा के रूप में, बस आप लोगों से थोड़ा सा प्यार चाहते हैं कि थोड़ा वीडियो को शेयर कर दें। बहुत सारे बच्चों ने शेयर किया, उनका आभार, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि मैं भी जो हूँ वह आप लोगों को और अच्छे अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकूं और अच्छे अच्छे कंटेंट दे सकूं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर, शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले तो इसको डीपीएसपी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगर कहें डीपीएसपी भी दे दे तो परेशान नहीं होना है। जिस प्रकार हमने मूल अधिकार पढ़ा था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है, यहां एक बढ़िया सा प्रश्न बनता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन है इसका, है ना, किस भाग में है। तो ये भी याद रखिएगा, पहला प्रश्न आपको यहीं से बन जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व जो है वह भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कितने भाग में है? 4 में है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। याद कैसे करेंगे भैया? याद करना है इसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हम बता रहे हैं कि सर इसको डीपीएसपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, ये कहा जाता है इसको। तो डीपीएसपी में देखिए 1 2 3 4 आपको अक्षर दिख रहा होगा, है ना, 4 लेटर दिख रहा होगा। तो बस याद कर लीजिए कि भाग 4 में ही यह वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं चीजों को आप समझते चल रहे हैं। और एक चीज और बता रहा हूं, कलम और कॉपी पेपर रखिए और नोट करते रहिए, नहीं तो पिछले वीडियो में ही बताए थे, हाँ, मोबाइल पे घुस करके और चोटी खींच लेंगे आप लोग का, बिल्कुल बिल्कुल खींच लेंगे अगर नहीं लिखेंगे। देखिए होता क्या है ना कि आप लिखते नहीं हैं तो भूल जाते हैं, पढ़ते समय तो लगेगा कि हाँ 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 सब याद है, सब याद है। अगर प्रश्न पूछ देता है तो कहता है अरे 48 अनुच्छेद में था कि 19 में था। तो ऐसा क्यों होता है पता है? लिखते नहीं है। होगा लिखने से क्या फायदा, ये बता रहे हैं। एक बार तो आप समझिएगा, जब हम बोलेंगे उसको सुनिएगा, एक, उसके बाद आप लिखिएगा 2, और लिखिएगा तो जाहिर सी बात है उसको पढ़िएगा भी, नहीं पढ़िएगा उसको लिखिएगा कहला दिखावेला, पढ़िएगा ही ना। तो 3 बार तो आपका कम से कम हो ही जाएगा रिवीजन। तो 3 बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत याद रहना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग कमेंट करते हैं सर यादें नहीं रहता है, पढ़ते तो बहुत हैं यादें नहीं रहता है। उसका नाम तो याद रहता है, बताइए, वो परीक्षा में आता है उसका नाम नहीं ना। तो जो याद रखना है वो याद रखिए,
ठीक, चलिए, तो पहला यही हो गया। दूसरा पूछता है राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद भी पूछ दिया भाई साहब, तो अनुच्छेद बताएंगे। सर 12 से 35 आप बताए थे मौलिक अधिकार, 35 के बाद क्या शुरू होता है भाई? तो 35 के बाद होता है शुरू 36। तो 36 से कितना सर? तो 36 से 51 तक। कितना तक? 36 से 51 तक जो है वह राज्य के नीति निषेध तत्व का उल्लेख है। ओके, ध्यान दीजिएगा, इस 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का जो जिक्र है ना, जो वर्णन है, कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं, यह 38 से 51 तक है। 36 और 37 में नीति निर्देशक तत्व के बारे में नहीं है। क्या है ये भी बताएंगे, परेशान मत होइए। तो याद रखिए भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि 38 से 51 तक है, 36 से 37 क्या है? तो जब हम मौलिक अधिकार पढ़ाना आप लोगों को शुरू किया था हमने, तो हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, और हमने उस वक्त यह भी बताया था कि राज्य शब्द की परिभाषा एक और अनुच्छेद में है। वह कौन सा अनुच्छेद है? तो जब आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 36, याद रखिएगा 12 और 36, 12 तिया 36 होता है, तो 12 में भी राज्य शब्द का उल्लेख है और 36 में भी उल्लेख है। अनुच्छेद 36 में यह लिखा है, अनुच्छेद 36 में क्या लिखा है? सीधा सीधा लिखा है कि राज्य शब्द का अर्थ वही है जो अनुच्छेद 12 भाग 3 में राज्य शब्द का अर्थ है, वही अर्थ अनुच्छेद 36 के भी राज्य शब्द का है। फिर से समझिएगा, अनुच्छेद 36 में लिखा है कि राज्य शब्द का अर्थ वही होगा जो भाग 3 अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का अर्थ है। मतलब जो राज्य की परिभाषा भाग 3 में है वही राज्य की परिभाषा भाग 4 अनुच्छेद 36। तो 36 में राज्य शब्द की परिभाषा है, राज्य का अर्थ क्या है ये चीज बताया गया। राज्य का अर्थ जैसे हमने बताया कि राज्य का मतलब केवल राज्य ही नहीं है। जो व्यक्ति जो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो समझ लेगा कि राज्य का मतलब कोई राज्य से नहीं है। राज्य में सरकार और उसके द्वारा वित्त पोषित सारी संस्थाएं, या जो जिसमें आधा उसका वित्त हो वो भी संस्थाएं जो सरकार के अंतर्गत आती हो, जो मान्यता प्राप्त हो, यह सारे राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं कि सर 38 बोले हैं तो 37 में क्या है? तो 37 अनुच्छेद में दोस्तों, 37 अनुच्छेद में राज्य कैसे लागू करेगी, ये कर्तव्य है इसका कि ये सारे जो नीति निषेध तत्व हैं ये राज्य लागू करे, यह राज्य का कर्तव्य होगा। एक चीज यहां पर आपको ध्यान देना है, ढक्कन गिर गया है उठा लें। एक चीज आपको ध्यान देना है बच्चों कि जैसे आप पढ़ रहे थे कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कहां चले जाएंगे? आप चले जाएंगे न्यायालय, और न्यायालय जाएंगे अनुच्छेद 226 के तहत आप तो हाई कोर्ट जाएंगे यानी उच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे थे, है ना, वहां सुनवाई हो रहा था। लेकिन इसका अगर हनन होता है तो कहीं नहीं जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये बाध्य नहीं है, ये बाध्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है, इसके खिलाफ आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो बढ़िया सा प्रश्न बनेगा कि नीति निषेध तत्व क्या न्यायोचित है? तो बताएंगे नहीं, ये बाध्य नहीं है राज्य पर, राज्य के मूड के ऊपर है। अगर राज्य चाहे कि हाँ हम लागू कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर वो चाहे तो लागू करे, अन्यथा नहीं लागू करेगी। इसके हनन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ओके, यानी कि सीधा सा मतलब है कि यह न्यायोचित नहीं है, जिस प्रकार मूल अधिकार के हनन पर आप जा रहे थे न्यायालय। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं 38 से। अनुच्छेद 38 में एक बहुत ही बढ़िया शब्द का जिक्र किया गया है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 38 कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था करना। एक प्रश्न यहां बनेगा बहुत शानदार। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में पढ़ते हैं
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार का न्याय है, इसी सीक्वेंस में है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। पूछेगा कि प्रस्तावना के अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहां है, तो ये अनुच्छेद 38 में आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, अगर आप उच्च स्तरीय एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो यहां से बहुत खूबसूरत प्रश्न बनेगा कि प्रस्तावना के अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहां है। तो पहला तो यही बताएंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अगर अनुच्छेद पूछ दे तो अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था करना, अनुच्छेद 38 कहता है। 38 को एक बार फिर से देखिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मच्छर भी अभी परेशान करने लगता है ना, मच्छरों को क्लास लेने का मन करता है, वो भी सोच रहा है कि बिहार पुलिस बन जाए, एक चमाटा में तो गिर गया। ठीक, तो चलिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था करना। क्या करना? सामाजिक व्यवस्था करना। आधार क्या क्या है भैया? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखना है। ओके, अनुच्छेद 38 आपने समझा। चलिए 39 में क्या कहता है? 39 अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इसमें दो तीन बातें आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 39 में ही है, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। आपको जीविका के लिए पर्याप्त साधन जो है वह प्राप्त करने का अधिकार, इसका भी वर्णन अनुच्छेद 39 में ही है। अनुच्छेद 39 ग में भी वर्णन है धन का समान वितरण। आपसे पूछता है कि धन का समान वितरण, अनुच्छेद 39 ग। ओके, सामान्य कार्य हेतु सामान्य वेतन, पुरुष महिला दोनों को सामान्य कार्य हेतु, जैसे एक पुरुष है और एक महिला है, ठीक, उनको बताया गया कि आप 5 किलोमीटर दौड़िए, आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। तो दोनों 5 किलोमीटर दौड़े तो दोनों को 10,000 रुपया, यानी कि सामान्य कार्य दोनों ने किया है तो वेतन भी दोनों को सामान्य मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई महिलाएं हैं थोड़ा सा ज्यादा समय ले रही तो इनको कम, नहीं, सामान्य कार्य है तो सामान्य वेतन दिया जाएगा। जितना आपसे, जैसे आपसे 4 घंटा कराया जा रहा है, 10,000 आपको दिया जाएगा, तो उनसे भी 4 घंटा करा करके 10,000 दिया जाएगा। तो ये है सामान्य कार्य हेतु सामान्य वितरण। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 39 का काम कहता है सामान्य न्याय और गरीबों को निःशुल्क न्याय सहायता उपलब्ध कराना। ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा कि सामान्य न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 39 का। अब ध्यान दीजिए, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखेगा, यह गांधीवादी सिद्धांत है। गांधी जी का सपना था, हालांकि गांधी जी का सपना तो वो खुद नहीं पूरा कर पाए बेचारे, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तो वो चाहते थे, वो एक नया भारत देखना चाहते थे, और उस भारत में वो कहते थे कि भैया हम इन चीजों को देखना चाहते हैं। तो गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए भी इन चीजों को ऐड किया गया है। देखते हैं क्या क्या ऐड किया गया है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, ये बहुत मतलब इतना बार पूछ दिया गया है ना कि आप इसको याद कर ही लिए होंगे, मैं तो मान रहा हूं। अनुच्छेद 40 बहुत बार पूछ दिया है, बहुत ही बार, लगभग सारे परीक्षाओं में इसको पूछ ही दिया जाता है। तो ये भी आपसे पूछेगा घुमा करके, इनमें से कौन गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन दे देगा, काम शिक्षा पाने का अधिकार, प्रसूति सहायता का उपबंध करना, ग्राम पंचायतों का गठन, या दे देगा धन का समान वितरण। तो याद रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांत में आएगा ग्राम पंचायत का गठन। आपको पता है कि गांधी जी की जो आत्मा थी, गांधी जी कहते थे कि जो भारत की आत्मा है वह गांवों में निवास करती है ना। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। चले आगे बच्चों, चलिए सर 41 में चलिए। कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार। याद रखिएगा, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णन है। ओके, चलिए 42 प्रसूति सहायता का उपबंध करना।
राज्य का एक कर्तव्य होगा कि प्रसूति जो होती हैं महिलाएं, उनके लिए सहायता उपलब्ध करें। जैसे आपने देखा होगा कि प्रसूतियों के लिए एक अलग एम्बुलेंस होता है ना, जो सामान्य एम्बुलेंस होता है उसके अलावा प्रसूति के लिए अलग एम्बुलेंस होता है ना। तो ये सारे प्रसूति सहायता के लिए ही किया गया है ना। तो प्रसूति सहायता हेतु एक उपबंध करना, ऐसा अनुच्छेद 42 याद कर लीजिए। प्रसूति सहायता 42, प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, 43 की ओर बढ़ें। चलिए बढ़िए। तो देखिए 43 अनुच्छेद कहता है कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। तो गांधी जी ने यह भी कहा था कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। क्या कहा था? कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। अनुच्छेद 43 में इसका जिक्र है। अब अनुच्छेद 43 भी गांधीवादी उस पर विचारधारा पर आधारित है ना। हमने आपको पहले ही बताया कि गांधी जी के कुछ सपने थे, उसको साकार करने हैं। तो ये जो हरा हरा लिखा हुआ है इसको ऐड किया गया है, ठीक ना। तो गांधीवादी विचारधारा जो है ये भी 43 में भी झलक रहा है। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, सीधा प्रश्न बनेगा, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43। 42 में क्या है भैया? प्रसूति सहायता। 41 में क्या है भैया? काम और शिक्षा, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा पाने का अधिकार। 40 में क्या है भैया? ग्राम पंचायतों का गठन। 39 में आपने पढ़ा था सामान्य न्याय, है ना, गरीबों को निःशुल्क सहायता। और क्या पढ़ा था? और आपने पढ़ा था कि धन का समान वितरण। और आपने पढ़ा था कि पुरुष और महिलाओं को सामान्य कार्य हेतु सामान्य वेतन, है ना। 38, 37 और 36 भी मैं आपको बता चुका हूं, देख लीजिए। चलिए चलते हैं 44 में कहता है समान सिविल संहिता। बहुत ही आसान है याद करना। 44 में दोनों लेटर जो है वो बिल्कुल समान है, 4 और 4, है ना। 4 और 4 दोनों समान है। 44 में समान सिविल संहिता है। ओके, ये पूछता है यहां से क्वेश्चन। देखिए मार्कर भी धोखा दे रहा है, सभी लोग धोखा ही दे देते हैं, है ना। इसमें ये मार्कर का भी नाम है और आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक। समान सिविल संहिता अनुच्छेद कितने? 44 पूछता है कि समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है? किस राज्य में लागू है भैया? तो वर्तमान समय में आपके कहां में लागू है जी? गोवा तो गए नहीं होंगे आप लोग। अभी पढ़ते समय कौन जाता है गोवा, है ना। जब पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाएगी तो गोवा आप घूम लीजिएगा। तो गोवा जाएंगे तो आपको समान सिविल संहिता वहां दिखेगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अनुच्छेद 45। हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्लास के एंड की ओर, है ना। लेकिन घबराइए मत, इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दूंगा। क्यों नहीं लिख पाता हूं? क्योंकि भैया व्हाइट बोर्ड है, जितना जगह रहेगा उतने नहीं लिखेंगे। अब आप लोग चाह ही नहीं रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड पर पढ़ें, तो हम क्या करें? अगर आप लोग प्रेम बरसाएंगे तो जल्द ही आपके के सर डिजिटल बोर्ड ले आएंगे और वहां पर फिर आपको MCQS यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं वो भी मैं कराना शुरू कर दूंगा, है ना। सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी समस्या है क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कम प्रेम बरसा रहे हैं, तो थोड़ा सा बढ़ाइए फिर डिजिटल बोर्ड का आनंद पाइए। चलिए अनुच्छेद 45, 6 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा। 6 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, ऐसा ही कुछ आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 21 में, है ना। पढ़ा है ना अनुच्छेद 21 में। तो वो पहले यही था, यहां से उसको बदला गया है, यहां चेंज कर दिया गया है कि अब 6 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा, है ना। पहले 6 से 14 रहा, ऐसा लिखा रहा। लेकिन एक संशोधन हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें उसको मूल अधिकार बना दिया गया और यहां लिख दिया गया कि 6 वर्ष तक के जो बालक हैं इनको निःशुल्क सहायता शिक्षा प्रदान कराएगी सरकार, राज्य। ओके, राज्य है, राज्य का उल्लेख है। चलिए तो अब चलते हैं अनुच्छेद, कहेंगे सर 46 छोड़ दी, तो बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम स्किप कर रहे हैं। 47, नशीली ड्रग पदार्थों पर प्रतिबंध। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर बच्चे इसमें बिहार से होंगे, और बिहार से होंगे तो वहां पता होगा कि बिहार में शराब बंदी है ना, दारूबंदी है। तो दारूबंदी करने का आधार पता है क्या है? दारूबंदी करने का आधार यह अनुच्छेद 47 है।
तो माननीय अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने अनुच्छेद 47 का बखूबी प्रयोग किया है और शराब बंद किया है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि शराबबंदी जो है वह किस अनुच्छेद के तहत है, तो यह बताएंगे कि 47 अनुच्छेद। कौन सा? 47 में क्या लिखा है? नशीली दवा, ड्रग, ऐसे पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्यों के पास है ना। तो ये 47 अनुच्छेद बहुत ही बढ़िया है, आसानी से याद हो जाएगा। 47 अनुच्छेद आपको याद रखना है। चलिए 48 में, और देखिए गांधी जी का ये सिद्धांत भी था, गांधीवादी विचारधारा था भी। गांधी जी तो ये कहते थे नशा मुक्ति है ना, तो ये गांधी जी का जो है विचारधारा में भी आ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रख। अच्छा, मैं हरा से क्यों लिखा हूं, ये ग्रहण छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ करके इसको बताएंगे क्या है। ये हरा से मैं क्यों लिखा हूं, ताकि इस पर आपको ध्यान रहे और अभी एग्जाम में कभी पूछ दे कि इनमें से कौन सा गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है, इनमें से दे कुटीर उद्योग, नशीली दवा, है ना, ग्राम पंचायत का गठन, और एक दे कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो क्या कैसे बताएंगे ना, हाँ ध्यान। तो चलिए 47 जान लिया आपने। 48 चलते हैं। 48 में कहता है कृषि एवं पशुपालन। 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन, है ना। ये भी, इसमें भी देखिए, जब गांधी जी का ये मानना था कि जो गाय है, बछड़ा है या दुधारू पशु है, इनकी बलि न दी जाए, है ना। तो ये भी 48 में ही जिक्र है कि गाय, बछड़ा व दुधारू पशुओं के बलियों पर रोक, ऐसा प्रतिबंध कर सकती है राज्य के द्वारा, ऐसा किया जा सकता है ना। तो ये चीज जो है वो ध्यान रखिएगा। कृषि व पशुपालन अनुच्छेद 48। चलिए 48 का में आते हैं पर्यावरण संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, ऐसा कर मतलब राज्य के द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया जा सकता है जो कि इससे संबंधित हो। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि राज्य लागू ही कर दे। मैं पहले भी बताया हूं कि राज्यों पर यह स्वतंत्र रूप से है, बाध्य नहीं है कि वो लागू कर दे, उसके मन के ऊपर है, करे या ना करे। नहीं भी करेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर लेंगे, न्यायालय जाएंगे तो वहां से आप हार के ही लौटेंगे, क्योंकि भाई ये बाध्य नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है, राज्यों पर स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण संवर्धन, वन्य जीवों की रक्षा। ओके, चलिए 49 की ओर आगे चलते हैं। 49 अनुच्छेद, राष्ट्रीय हित के स्मारकों, वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय हित के स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण, ऐसा अनुच्छेद 49 में है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण जो है यह 49 अनुच्छेद में है। 50 में कह रहा है भैया कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, बंटवारा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया गया है। किस अनुच्छेद? 50 में। कैसे? देखिए, कोई चीज होता है वह 100 होता है, पूरी 100 होता है ना। अब दोनों को पृथक कर देंगे तो भैया 50-50 ही तो करेंगे। क्या कहता है नेचुरल जस्टिस? तो यही कहता है कि 50-50 करना है, यही है ना। तो अनुच्छेद 50 जो है यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को बांट दिया है, पृथक कर दिया है, अलग कर दिया है। तो ये ध्यान देना है आपको। अब चलते हैं आखिरी अनुच्छेद। देखिए, अभी समाप्त नहीं होगा वीडियो, थोड़ा सा रुकिएगा, ये नहीं कि भाग जाइएगा, रुकेगा। इसके अलावा भी और पॉइंट हैं जो बताएंगे। अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, यह भी अनुच्छेद 51 में है और यह भी राज्य के नीति निषेध तत्व में ही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत इतने जो थे अनुच्छेद थे जो आपको याद करने थे। अब चलते हैं मुख्य कुछ और भी प्रश्न हैं, उसको ध्यान दीजिए। डीपीएसपी का सिद्धांत जो है यह कहां से लिया गया है, ग्रहण कहां से किया गया है, भारतीय संविधान में इसको कहां से लिया गया है, ठीक ना, इसको कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा, राज्य के नीति निषेध तत्व जो है यह ग्रहण किया गया है आयरलैंड के संविधान से। मैं यहां पर लिख देना चाहता हूं, कहां से? आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। आयरलैंड वालों ने कहां से लिया था? अब यह भी जरा जान लीजिए, आयरलैंड वालों ने लिया था स्पेन के संविधान से, है ना। तो स्पेन से आयरलैंड और आयरलैंड का कॉपी जो है वह भारत किया। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग यहां पर यह कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है यह तो कॉपी है,
दूसरे से लिया गया है, ये तो समझिए कि फोटोकॉपी है दूसरे देशों के संविधान की। तो ये एक बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं से कुछ अच्छा चीज सीखना कॉपी नहीं कहलाता है। आप अपने माता पिता से जो अच्छी बातें हैं वो सीखते हैं, तो क्या कॉपी है? नहीं ना। अच्छी चीजों को अडॉप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। तो भारतीय संविधान की एक खूबसूरती है कि उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधानों का अवलोकन किया और उनमें से जो बढ़िया बढ़िया चीज, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण किया, है ना। तो इसको कॉपी ना कहा जाए, अपने भारतीय संविधान का सम्मान किया जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज को समझे होंगे, और जो आप कॉपी बोलेगा उसको कहेंगे कि भैया ये कॉपी नहीं है, अच्छी चीजों को ग्रहण करना कोई कॉपी नहीं है। अगर वैसे कॉपी कहेंगे तो फिर सब पूरी दुनिया ही कॉपी है। कैसे? अब हम आपको कुछ बता रहे हैं, वो चीज आपने सीखा तो वो भी आप कॉपी कर रहे हैं, तो इसको कॉपी नहीं कहेंगे, है ना। इसके अलावा चलते हैं, कुछ और प्रश्न हैं जो हम लोग देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा पता है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि ये जो डीपीएसपी है और ये जो मूल अधिकार है, ये भारतीय संविधान की जो है आत्मा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह न्यायोचित नहीं है, यह राज्य पर बाध्य नहीं है, सरकार पर बाध्य नहीं है। यह चीज मैं आपको बता चुका हूं। अनुच्छेद 37 के बारे में एक पॉइंट मैं और आपको बता दूं कि यह अनुच्छेद 37 है, यह राज्य के नीति निदेशक तत्व को महत्व और प्रकृति को बताता है। आपसे अगर पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्व के महत्व को बताता है, उसकी प्रकृति को बताता है, तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, ये जो है ये अनुच्छेद 37 इसके महत्व और प्रकृति को भी बताता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, महत्व और प्रकृति को कौन बताता है? तो यह अनुच्छेद जो है वह 37 बताता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था भैया? तो उद्देश्य था एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। तो आपसे पूछ देगा कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लाने का या लागू करने का उद्देश्य क्या है, तो आप बताएंगे कि इसका उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। ओके, अब नीति निदेशक तत्व तो देख लिया आपने। यहां पर आपने यह भी पढ़ा कि ये राज्य सरकार पर बाध्य नहीं है, राज्य पर बाध्य नहीं है, सरकार पर बाध्य नहीं है, वो अपने मन के अनुसार ही करेगी। तो अब बहुत सारे आलोचक भी आने लगे और इसकी आलोचना करने लगे, जिसमें एक नाम मैं लेना चाहूंगा केटी शाह का। केटी शाह ने कहा कि ये तो अतिरेक कर्मकांडी है और यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के संसाधन पर आधारित है। बैंक जब चाहे तो उस चेक को पास कर सकती है। एक चेक का उदाहरण दिया किसने? केटी शाह ने। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को किसने एक ऐसा चेक कहा है जो बैंक के संसाधनों पर निर्भर करता है। ओके, तो वह है केटी शाह। एक और व्यक्ति का मैं नाम लेना चाहूंगा जिनका नाम है नसरुद्दीन। नसरुद्दीन का कहना है कि यह 1 जनवरी के प्रस्ताव जैसा है, कि जैसे कि आप जब 1 जनवरी मनाते हैं, जब पहली तारीख आती है 1 जनवरी, तो आप निश्चय करते हैं कि इस वर्ष मैं, अगर कोई आप नशा करते हैं, कोई गंदी आदतें हैं, तो आप करते हैं कि इस वर्ष मैं नशा जो करता हूं छोड़ दूंगा, एकदम नहीं करूंगा, है ना। लेकिन क्या होता है कि 1 जनवरी की पिकनिक मनाने जाते हैं, पार्टी मनाए जाते हैं, और उसी दिन फिर शुरू, है ना। तो यह 1 जनवरी के प्रस्ताव जैसा है कि भैया देखने में तो खूब सारा है, लेकिन यह राज्य सरकार के ऊपर है, वो करे या ना करे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो नसरुद्दीन का कहना है कि यह 9 वर्ष के प्रस्ताव जैसा है। एक और व्यक्ति हैं टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी का आप पढ़ेंगे, जब संविधान सभा हम पढ़ाएंगे तो इनका रोल भी वहां बताएंगे। तो टीटी कृष्णामाचारी कहते हैं कि यह भावनाओं का कूड़ा घर है। भावना तो बहुत है इसमें कि राज्य ये करेगी, वो करेगी, फला करेगी, चिला करेगी, लेकिन कूड़ा है, क्योंकि भाई वो राज्य के ऊपर है तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं है तो बहुत कुछ, इतनी सारी चीजें, लेकिन ये राज्य पर निर्भर है, करे या ना करे। तो यह जो है, यह भावनाओं का क्या है भैया? कूड़ा घर है।
ठीक ना, कूड़ा घर है। इसके अलावा दो अनुच्छेद और हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जैसा कार्य करते हैं। उसमें अनुच्छेद 350 है और 351 है। 350 जब आप पढ़ते हैं तो 350 में क्या लिखा है कि मातृभाषा है ना, जो मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा या उसको प्रोत्साहन देना है ना, वो 350 अनुच्छेद में है। हिंदी को हमारी मातृभाषा है। और 351 अनुच्छेद में है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी को प्रोत्साहन देना, ऐसा 351 अनुच्छेद में वर्णन है। तो इसके अलावा भी दो अनुच्छेद हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतने सारी चीजों को आपने समझा। एक दो पॉइंट और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। दो अनुच्छेद इसमें है, इसमें दो अनुच्छेद है, जिसको दो नहीं, इसमें एक ही अनुच्छेद है, इसमें एक ही अनुच्छेद है 39। कहां है 39? 39 का ख, 39 का ख नहीं, 39 का ग। 39 का जो ग अनुच्छेद है और ख भी, तो ये जब लागू करने के समय 39 ख को हमने स्किप किया है, तो 39 ख और ग को लागू करने के समय अगर अनुच्छेद 14 और 19 आता है, बाधा बनाता है, तो माना जाएगा कि अनुच्छेद 39 ख ग ये उस पर भारी पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 39 ख और ग जब लागू किया जाए उस समय अगर अनुच्छेद 14 और 19 अगर उल्लंघन उसका हो रहा है, अगर उसका उल्लंघन हो रहा है, अगर आप उसमें न्यायालय जाते हैं कि हमारे अनुच्छेद 14 19 का उल्लंघन हो रहा है, तब भी अनुच्छेद 39 ख और ग को ही जीत माना जाएगा, क्योंकि ऐसा दर्शाया गया है कि 39 ख और ग के अगर मध्य आता है 14 और 19 बीच में, तो उसको कम माना जाएगा और ये 39 ख को ज्यादा माना जाएगा। यानी कि 39 ख के और ग के अधीनस्थ हो जाता है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19। तो ये चीज आप ध्यान दिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं, एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए इसका। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि चीजों को आपने समझा होगा। तो इसमें दो तीन मोटा मोटी चीजें जो है वो समझ लीजिए कि यह न्यायोचित नहीं है, वाद्य नहीं है। इसको अगर कोई इस पर कोई विधि बनाता है तो वो गैर संवैधानिक नहीं होगी, क्योंकि यहां दर्शाया गया है कि यह न्यायोचित नहीं है, है ना। तो मैं ये मान के चलता हूं कि चीजों को आपने समझा और अच्छे से इसका बढ़िया से नोट्स भी आप तैयार कर लिए होंगे। तो एक चीज मैं और जाते जाते कहना चाहूंगा कि अगर चाह रहे हैं कि एकदम इसी एनर्जी के साथ आपको हम सब कुछ सारे वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, पहले मुंगेरी लाठी ले लेते हैं, तो आप प्लीज वीडियो को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि जब तक शेयर नहीं करेंगे तो ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचेगा। अच्छा, आप तक ये वीडियो कैसे पहुंचा? किसी न किसी ने तो शेयर किया ही होगा, है ना, तभी पहुंचा। अगर आप नहीं करेंगे शेयर तो कैसे बाकी लोगों को कैसे मिलेगा? तो है ना, सभी लोग बढ़ें, सभी लोग पढ़ें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। तो बस इतना ही था बताना। इसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।